हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस यूपीएसआई के स्पेसिफिक मूल विधि के सेगमेंट के अंदर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और फुल ऑफ एनर्जी आज होंगे। देखो जी, आज जो सीन आपके बीच में आने वाला है, वो है आपके सिलेबस का अगला पार्ट। आपको याद होगा अभी तक हम लोगों ने जो है ना 2 बातों के बारे में एक बेसिक जानकारी ली है। वो 2 बातें कौन-कौन सी थी? एक तो था हमारे पास में दंड विधान, यानी कि भारत देश के अंदर जो दंड विधान का सेगमेंट है, वो किस तरीके से डिवाइड हो रखा है, एक तो वो। और दूसरी हमने जानकारी ली थी दंड प्रक्रिया के बारे में। तो अगर आपने पुरानी वाली क्लास यानी कि जो प्रीवियस सेशन है, वो अगर नहीं देख रखा है तो देवियों और सज्जनों उस क्लास को अच्छे से देख लेना, क्योंकि वो आपको भारतीय दंड संहिता यानी कि भारतीय न्याय संहिता जिसको अपन नए वाले कानून के तहत, और दंड प्रक्रिया संहिता और नए वाले कानून में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, है ना, वो चीज आप लोगों ने ऑब्जर्व है जो कर रखी है। तो अब उसी का एक और एंगल में आज आपको क्लास के अंदर दिखाने वाला हूं। देखो, बहुत जरूरी है कि जिस रास्ते पे जाना है उस रास्ते के बारे में सारी जानकारी ले लेंगे और फिर उस रास्ते पे चलेंगे तो चलने का मजा कुछ और होगा। तो वही चीज हमारे लिए भी यहाँ पर एप्लीकेबल होती है। तो आज की क्लास का हमारा जो सिनेरियो है वो भी कुछ ऐसा ही रहेगा। देखो जी, मेरे पास आपका ऑफिशियल सिलेबस और ऑफिशियल सिलेबस का जो तीसरा हिस्सा है वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखो जी यार, इन्होंने क्या किया है कि जो तीसरा पार्ट रखा है ना, अरे सुन रहे हो ओ भावी दरोगा साहब, इधर इधर। हाँ, देखो, आप अगर लाइव क्लास में हो और अच्छी बात है, क्लास के बाद अगर आप इसको रिकॉर्डेड देख रहे हो तो भी अच्छी बात है। लेकिन नजर एकदम यूं रहनी चाहिए, कैसी रहनी चाहिए, एकदम स्क्रीन पर, करेक्ट। क्योंकि सामने देखकर पढ़ने का मजा ही कुछ और है। देखिए जी, तो अभी जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस में पहला पॉइंट भारतीय दंड विधान, दूसरा दंड प्रक्रिया संहिता, तीसरा जो एंगल दिया है वो हमारे समाज के 3 अंग, महिलाएं, बच्चे और साथ ही साथ में एक तरीके से जो पिछड़ा वर्ग है हमारा, यानी कि जो सोशल ली बैकवर्ड पर्सन के रूप में कहा जाए, तो जैसे एससी और एसटी, तो उनके लिए जो बात है जो यहाँ पर की जा रही है। अब इसमें भी अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया अनुसूचित जाति, इन्होंने वर्ड अनुसूचित जनजाति भी इस्तेमाल नहीं किया। अब देखो यार, हम कानून की नजर से देखें ना, तो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ शेड्यूल कास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ये शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात ही नहीं कर रहे। लेकिन लेकिन एक बात आपको समझनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी, पता है क्या? कि कई बार है ना कुछ चीजें इस तरीके से लिखी जाती है कि उनका मतलब आपको ऐसे निकालना पड़ेगा कि यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के साथ साथ शेड्यूल ट्राइब भी क्या होगी, इंक्लूड होगी। तो देखो क्या है, तीसरा जो पॉइंट है जो आपके सिलेबस का हिस्सा है, यानी कि यूपीएसआई सिलेबस मूल विधि पार्ट थर्ड, अगर तीसरे पॉइंट की बात करूं मैं, यूपीएसआई के अंदर जो ये आपका मूल विधि का सेगमेंट है, इस मूल विधि के सेगमेंट के अंदर जो तीसरा पॉइंट है वो कौन सा है? तो यहां पे इन्होंने क्या लिखा है कि भाई आपको इनके संबंध में संरक्षण देने के संबंध में क्या विधिक प्रावधान है। तो यहां पर आपको जो है क्या देना है, संरक्षण है जो देना है। किसको संरक्षण देना है? संरक्षण के लिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं प्रोटेक्शन। संरक्षण के लिए अंग्रेजी का जो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है वो होता है प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन के संबंध में 3 कैटेगरी आपको ध्यान रखनी है जिन्हें प्रोटेक्शन देने की बात है जो हो रही है। तो अब वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी है? सबसे पहले बात हो रही है महिलाओं को लेकर, सबसे पहले बात हो रही है महिला को लेकर। उसके बाद में सेकंड दे रखा है कि जो बच्चे हैं, बालक हैं, उनको लेकर। फिर तीसरा जो एंगल आपके सामने आता है वो आता है कि जो हमारे शेड्यूल कास्ट के वर्ग जो हैं उनके लिए। हालांकि मैं फिर से कह रहा हूं, इन्होंने लिखा है अनुसूचित जाति, लेकिन हम जो प्रोविजन पढ़ेंगे वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के संदर्भ में थोड़ा सा इसको डिस्कशन है जो करेंगे। अब देखो क्या होता है जी, यहां पर हमें कानून की एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि महिलाओं के संबंध में कोई एक कानून तो है नहीं। महिलाओं के संबंध में भारतीय दंड विधान यानी कि आपका आईपीसी बीएनएस भी कुछ न कुछ कहता है। देखो, जब मैं बोल रहा हूं ना आईपीसी बीएनएस, तो इसका मतलब यह है आईपीसी जो पुराना वाला कानून था और 1 जुलाई 2023 से जो नया वाला कानून आ रखा है बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। ये मैंने आपको पहले वाले टॉपिक में क्लियर कर दिया, ठीक। तो अब क्या है कि महिलाओं के संबंध में कई सारे ऐसे कानून हैं जो क्या करते हैं, इसको डील है जो करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए
अगर बात करें अपन तो सबसे इम्पोर्टेंट तो कानून आपका ये इंडियन पिनल कोड ही है, इंडियन पिनल कोड और BNS। देखो यार ये बड़े है ना सामान्य से शब्द है, तो जो सामान्य से शब्द है उनकी अंग्रेजी में लिख सकूं ऐसी मुझे इजाजत जरूर देना। ये नहीं कि अरे ना इस तरह हिंदी में लिखना पड़ेगा, आईपीसी जो है आपको भारतीय दंड संहिता ही लिखना पड़ेगा, ऐसा मत कहना, क्योंकि बड़े कॉमन से शब्द है ये। आईपीसी पुराना और इसका नया वर्जन BNS भारतीय न्याय संहिता। अच्छा आप लोगों के एक जीके का सेगमेंट भी तो है, तो ध्यान रखना जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है कि बताओ भाई भारतीय न्याय संहिता कौन सी तारीख से प्रभावी है जो हुई है, तो 1 जुलाई 2024 ये वो तारीख है जब से हमारे नए कानून है जो है। तो अब महिलाओं के संबंध में यहाँ पर भी प्रोटेक्शन दे रखा है, साथ ही साथ में कई ऐसे कानून हैं, जैसे उदाहरण के लिए महिलाओं के लिए 2005 में एक कानून बना था घरेलू हिंसा के संबंध में, तो घरेलू हिंसा का भी एक कानून बना हुआ है, तो वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ में महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न से बचाना, महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न से बचाने के लिए भी 2013 के अंदर एक कानून बना था जिसको कहा जाता है पॉक्सो कानून, सॉरी पॉश कानून, POSH। अब ये जो POSH का मतलब एक तरह से क्या हुआ, सेक्सुअल हैरेसमेंट से महिलाओं को बचाना। आपको पता है कई बार कुछ कानून जो है ना हमारी संसद बनाती है, ध्यान से सुनना जो ये वक्तव्य मैं आपको कह रहा हूं, कई कानून हमारी संसद अपनी इच्छा से बनाती है, ज़रूरतों को देखते हुए बनाती है, और कई कुछ कानून बनाने के लिए देश का सुप्रीम कोर्ट संसद को मजबूर करता है। जैसे उदाहरण के लिए आपको पता है क्या हुआ था, राजस्थान के अंदर एक महिला थी भवरी के नाम से, तो उस महिला के साथ में क्या हुआ, वो इस तरीके से किसी सामाजिक विभाग के अंदर काम है जो कर रही थी, तो उसको जान के सामाजिक विभाग का काम होता है कि भाई गांव की जो भी कुछ महिलाएं बच्चे हैं उनके लिए ज़रूरत पड़े तो आगे रहना वगैरह, तो उसको जानकारी मिली कि भाई किसी पर्टिकुलर घर के अंदर जो है क्या हो रहा है, बाल विवाह है जो हो रहा है, बच्चों का जो है बाल विवाह करवाया जा रहा है। तो फिर वो क्या है वहाँ पे आका तीज होता है ना, आका तीज क्या है कि एक आप इसको अब परंपरा समझें या अंधविश्वास समझें या कुछ भी कहें, कुरीति कहें या संस्कृति कहें, तो क्या होता है आका तीज को जो है ना अक्सर इस तरह से कई सारे बाल विवाह है जो करवा दिए जाते हैं। तो वो भंवरी क्या है वहाँ पहुँचती है, वो बड़े रसूखदार लोगों का घर था, और वो पहले पुलिस को और जो प्रशासन है उनको सूचना दे के फिर वहाँ पहुँचती है, और वो वहाँ पे क्या करती है, उस बाल विवाह को रुकवा देती है। अब इससे क्या होता है कि वो जो रसूखदार परिवार है उसकी मूछ जो है ना वो हर्ट हो गई, ईगो हर्ट हो गया, तो उन्होंने कहा ठीक है चलो, तो उन्होंने उस दिन विवाह नहीं किया लेकिन अगले दिन कर दिया, विवाह तो हो गया। अब बारी थी बदला लेने की, तो उन्होंने क्या किया कि ये जो भंवरी है उसको उसके कार्यस्थल पे जाके इस तरीके से डराया धमकाया वगैरह, है ना, कि तेरे साथ ये कर देंगे वो कर देंगे। और फिर एक रोज क्या हुआ, भंवरी अपने पति के साथ खेत पर थी, तो कई लोग ये इसी रसूखदार परिवार के वो वहाँ पर आए और उन्होंने ज़बरदस्ती करके उस आदमी को तो बांध दिया, और उसके सामने उस महिला को भंवरी का बार बार से क्या किया, उन्होंने गैंग रेप है जो किया। ये घटना बहुत ही विरोधाभासी चली थी, और इसी घटना को लेकर फिर एक एनजीओ था विशाखा नाम का, इस एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की कि भाई महिलाएं सुरक्षित कहाँ है ना, ये जो भंवरी थी ये अपने काम के कार्य जो कार्यस्थल पे जो काम कर रही थी, इसीलिए मतलब बाल विवाह को रुकवाना वगैरह इसकी जिम्मेदारी में आ रहा था, तो अपने कार्य के लिए सुरक्षित कहाँ रही। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आता है 1997 में, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, और इसने एक प्रॉपर दिशा निर्देश जारी की, गाइडलाइन है जो जारी की, और उस गाइडलाइन के अंदर उन्होंने बताया कि कार्यस्थल पे महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न से बचाव सुरक्षा संरक्षण कैसे कैसे हो सकता है। वहाँ पर उन्होंने बहुत लंबी चौड़े दिशा निर्देश दिए कि भाई एक ऐसी समिति बनाएंगे, एक आंतरिक समिति होगी, एक लोकल समिति होगी, मतलब जहाँ पे सदस्य इतने हैं तो ये होगा वगैरह वगैरह करके सारा क्राइटेरिया है जो डिसाइड किया। उसी विशाखा बनाम राजस्थान की गाइडलाइन को हमारे देश की संसद ने 2013 के अंदर एक कानून के अंदर पलट दिया, और उसी को हम क्यों क्या कहते हैं, हम उसको महिलाओं का कार्यस्थल पे महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण वगैरह ये कहते हैं, जिसको POSH भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कानून बना 2013 का। मतलब हर कानून के पीछे पता है एक कहानी होती है, और जब किसी इंसान, अभी देखो मैं आपसे एक सवाल पूछूं, मुझे जवाब देना आप लोग, है ना, अगर आपको किसी कानून के पीछे की कहानी पता चल जाती है
तो क्या उस कानून के बारे में आप बोल सकते हो? अभी जैसे मैंने आपको भंवरी की, विशाखा की, राजस्थान की वो कहानी सुना दी कि इस कहानी से इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए और फिर कहीं जाके तकरीबन 16 साल बाद हमारे देश की संसद ने इस मुद्दे पर कानून बनाया। तो अभी आपको याद रहेगा, है ना? अब इस कहानी का जो निचोड़ है वो आपके दिमाग में सेट रहेगा कि अच्छा ऐसा ऐसा हुआ था। अब सोचो, बाय द वे आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भाई ये जो लैंगिक उत्पीड़न कानून है इसके समय में चर्चित न्यायिक दृष्टांत कौन सा है? इनफैक्ट आपके सिलेबस में पता है, आपके सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय। तो जब हम किसी भी कानून के पीछे की कहानी को समझ लेते हैं तो वो कानून हमारे लिए क्या हो जाता है? आसान है जो हो जाता है। क्या मेरी इस बात से आप सहमत हैं? हाँ या ना? मुझे जरूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपके महिलाओं के संबंध में कई सारे कानून बने हुए हैं। घरेलू हिंसा का कानून है, लैंगिक उत्पीड़न का कानून है। यूँ देखा जाए तो लिस्ट बहुत लंबी है। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं तो इसमें एक और चीज़ आती है जो दहेज है। तो दहेज के विरुद्ध भी क्या बना हुआ है? कानून है जो बना हुआ है। तो दहेज कानून हमारे देश में क्या हुआ? 1961 के अंदर एक कानून है जो बना था। वो भी क्या होता है? यहाँ से कनेक्टेड जो होता है वो भी महिलाओं को सुरक्षित करने के बारे में बात बना हुआ है। तो ऐसे है ना, जितने भी जो मुख्य मुख्य कानून है हम उनके बारे में क्या करेंगे? डिस्कशन है जो करेंगे और उनको समझने का प्रयास है जो करने वाले हैं। अब बात करें बालकों की, बच्चों के संबंध में एक तो ये आपका कानून जो हमारा आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड, और साथ ही साथ में भारतीय न्याय संहिता, एक तो ये कानून है आपका। इसके अंदर आपको कई बातें ना बच्चों के संबंध में दे रखी है। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। वैसे तो इन्होंने आपके पाठ्यक्रम के अंदर ये स्पष्ट रूप से मेंशन नहीं किया कि ये नए क्रिमिनल लॉ के तहत आपसे जानकारी चाहते हैं या पुराने क्रिमिनल लॉ के तहत चाहते हैं। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आप लोगों से ज़्यादा धाराएं वाराएं तो नहीं पूछी जाएगी, इसलिए आप उसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाना। आप लोग मूल विधि के अंदर जो मूलभूत कॉन्सेप्ट है सिर्फ उस पर फोकस करना। तो हमारे इस दंड विधान के अंदर बालकों के विरुद्ध होने वाले अपराध कौन कौन से हो सकते हैं उसके बारे में, जैसे गर्भपात, मिसकैरेज, ये भी एक तरीके से क्या है? महिला के साथ साथ बच्चों के खिलाफ होने वाला अपराध है। किसी बच्चे को लावारिस हालत में छोड़ दिया गया, ये उसके खिलाफ होने वाला अपराध है। बच्चे का व्यपहरण कर दिया, व्यपहरण समझते हो कि भाई जैसे मान लो कोई 18 साल से कम उम्र का बच्चा है, उसको इस तरीके से बिना उसके संरक्षक, बिना उसके गार्जियन की सहमति के आप लेके चले गए, बालकों के विरुद्ध होने वाला अपराध है। बच्चे के शरीर से कोई भी चीज आपने चुरा ली, बालकों के विरुद्ध होने वाला अपराध है ना? इस तरीके से कई सारी चीजें, जैसे आप क्या कराते हो? लेबर करा रहे हो, फोर्स लेबर जिसको अपन बोलते हैं, बाल श्रम, तो चाइल्ड लेबर बच्चों के विरुद्ध होने वाला अपराध है। या फिर बच्चों के खिलाफ होने वाले लैंगिक अपराध, सेक्सुअल ऑफेंस। तो अब क्या है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, आपको हम कुछ लिमिटेड बातें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें एक आपके बीच में कौन सा आ जाएगा? तो एक आपके सामने आ जाएगा ये वाला कानून, दैट इज कॉल्ड द पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। तो ये जो पॉक्सो एक्ट है ये हम पढ़ेंगे। इतना ही नहीं, एक और कानून है किशोर अधिनियम। किशोर अधिनियम पूरा का पूरा आप लोगों को नहीं पढ़ना है, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। यही अंतर आपको देखने को मिलेगा जब आप किसी कानूनी शिक्षक से मूल विधि को तैयार कर रहे हो और या फिर किसी अन्य शिक्षक से मूल विधि को तैयार कर रहे हो। क्या अंतर है समझिए। हमारे देश में 2015 के अंदर एक कानून आया जिसने 2010 के कानून को क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूट कर दिया, प्रतिस्थापित कर, रिप्लेस कर दिया। और वो था आपके किशोर अधिनियम का कानून, किशोर न्याय अधिनियम का कानून। अब किशोर न्याय अधिनियम के अंदर 4 चीजें हैं। कौन कौन सी चीजें हैं? नंबर 1, बालकों के द्वारा किए गए अपराध। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। ये आपका कानून कौन सा? इसको हम क्या बोलते हैं? जे एक्ट बोलते हैं, जे एक्ट। अंग्रेजी में इसको बोला जाता है कि भाई जुवेनाइल जस्टिस, जुवेनाइल को क्या देना? जस्टिस है जो देना। ठीक है, जुवेनाइल का मतलब होता है किशोर, जुवेनाइल का मतलब होता है किशोर, जस्टिस का मतलब हो गया न्याय। तो किशोर न्याय से संबंधित जो कानून है। अब उनको क्या होता है कि ये जो 2015 का कानून है ना, ये जो आपके 2015 का कानून है, ये अपने आप में एक नहीं 4 चीजें बताता है। 1 2 3 4। देखो मुझे एक बात बताओ, अगर हम मेहनत करते हैं,
लेकिन अगर मेहनत हमने गलत दिशा में कितनी भी कर ली, क्या उसका परिणाम आएगा? नहीं आएगा। ये सवाल मुझसे नहीं, ये सवाल खुद से पूछ के देखना आप। लोग एक ताना मारते हैं कि यार ये गधा मजदूरी करता है। ये ताना पता है क्यों है? क्योंकि अगर हम गधे की तरह अपना एफर्ट, अपना श्रम उस दिशा में लगा रहे हैं जिस दिशा का हमारी मंजिल से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर क्या वो आपका जो परिश्रम है वो एक तरीके से फल में परिवर्तित हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। मंजिल अपनी ओर आते हुए पथिक को देखकर खुश होती है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मंजिल अपनी ओर आते हुए पथिक को देखकर खुश होती है, और उतनी ही मन में पीड़ा से भर जाती है जब वो अपनी राह के पथिक को भटकता हुआ देखती है। तो हमें भटकना नहीं है, और इसके लिए हमें कुछ बातों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। कैसे? देखो, ये जो किशोर न्याय अधिनियम है ना, ये 4 भागों में डिवाइड हो रखा है। एक ये है कि बालक के द्वारा अपराध, बालक के द्वारा अपराध, ठीक है, एक ये चीज होता है। दूसरा होता है कि बालक को हम क्या करते हैं, बाल कल्याण। दूसरा जो मामला है वो आपके जुड़ा हुआ है बाल कल्याण से जुड़ा हुआ, बच्चों का वेलफेयर, चाइल्ड वेलफेयर से जुड़ा हुआ। तीसरा जो हिस्सा है वो हिस्सा जुड़ा हुआ है दत्तक। दत्तक हम बोलते हैं अडॉप्शन को, अडॉप्ट करना, गोद लेना। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसको कहा जाता है अडॉप्शन। चौथा जो हिस्सा है वो है बालक विरुद्ध अपराध। कौन सा पार्ट है इसका? बालक विरुद्ध अपराध। अब देखो, समझो, 4 हिस्से हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कुल मिला के 112 धाराएं हैं। 112 जो है ना, इसमें अलग अलग धाराएं दे रखी है। अब अगर किसी व्यक्ति को इस कानून के अंदर की इस चीज के बारे में नहीं पता, तो वो बंदा आपको सारा का सारा समझाने बैठ जाएगा। लेकिन जिसको पता है तो सिलेबस से वो लिंक करेगा। सिलेबस में लिखा हुआ है बच्चों आदि को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्रावधान। तो जब बात संरक्षण की हो रही है तो इसका मतलब बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों को जानना है। यानी कि बच्चों के द्वारा किए गए अपराध से हमें लेना देना नहीं, बाल कल्याण से लेना देना नहीं, दत्तक वाले प्रोविजन से लेना देना नहीं। यानी कि हमें इस कानून में सिर्फ इसको पढ़ना है, बालकों के विरुद्ध होने वाले अपराध। तो हमको क्या मिल गया इस कानून के अंदर? सीधा 75% डिस्काउंट मिल गया। तो अब सिर्फ इतना फोकस करेंगे। तो पहले जो सोच रहे थे कि यार 112 धाराएं पढ़नी है, नहीं पढ़नी 112। बड़ी मुश्किल से आपको इस अधिनियम के अंदर जो 10-15 धाराएं हैं, 10-15 भी मैं ज्यादा कह रहा हूं, मैं आपको सिर्फ सेलेक्टिवली कितनी दिखाऊंगा, 8 या 9 धाराएं बताऊंगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम किए। उतना ही है हमारा काम। अब आप सोचो, 4 घंटे पूरे कानून को देना या फिर 2 घंटे पूरे निश्चय के साथ इस टॉपिक को देना, वो ज्यादा फ्रूटफुल है। ये मूल विधि का कंसेप्ट, ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताता हूं। हालांकि मेरा जो लक्ष्य है, मेरा जो उद्देश्य है वो है आपको मूल विधि के जो विषय दे रहे कि उसमें पारंगत करना। फिर भी जब जब मुझे बीच बीच में मौका मिलेगा मैं आपको संविधान से जुड़ी हुई कुछ बातें भी बताऊंगा, ताकि आपके एग्जाम के अंदर भी उसका आपको बेनिफिट है जो मिल सके। जैसे उदाहरण के लिए अभी महिलाओं और बच्चों का पॉइंट आपके सामने आ रखा है। तो अब जब हमारे संविधान के पॉइंट ऑफ व्यू को पढ़ते हैं ना, तो वहां पर भी ऐसे कई सारे प्रावधान हैं जो महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजन करते हैं। तो हम उसको भी क्या करेंगे, बीच बीच में मौके देते हुए डिस्कस है जो कर लेंगे। ठीक, वापिस आ जाओ। तो अब यहाँ पे आपके सामने आईपीसी, पॉक्सो, और तीसरा कौन सा हो गया? तीसरा हो गया जेजे एक्ट। लेकिन जेजे एक्ट क्या हमको पूरा पढ़ना है क्या? नहीं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ। अब इस स्टार का मतलब क्या है? जो कैंडिडेट जानते हैं वो समझ जाएंगे कि भाई अच्छा, इसमें ये वाला पॉइंट आपके बीच में आ सकता है। और क्या क्या चीज़ें हो सकती है? तो हम एक जो है अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे चाइल्ड लेबर लॉ के संबंध में। चाइल्ड लेबर जो लॉ है उसको हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करने का प्रयास है जो करेंगे। तो मोटा मोटी हमको 4 और कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे तो उनको मैं अलग से आपको बता दूंगा। तो ये टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अच्छा, अब रही बात SC ST की। SC ST में सिर्फ एक ही कानून हमको पढ़ना है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल टाइप, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी। जो क्रूरता है एक तरीके से, तो एट्रोसिटी के विरुद्ध जो आपका अधिकार है सिर्फ हमें वो पढ़ना है। 1989 का कानून,
SC ST लॉ, SC ST का जो एक्ट बना हुआ है 1989 का, उसमें भी सिर्फ हमें आपराधिक पोर्शन को पढ़ना है ना। एट्रोसिटी क्या होती है इसको हमें मुख्यतः समझना है, और उसके खिलाफ अपराध है जो क्या क्या हो सकता है, क्या सजा हो सकती है, बस उसको समझना। तो SC ST कानून क्या आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा क्या? नहीं। कहाँ कहाँ पे देखो, ये जो टॉपिक आपको दे रखे हैं ना कि भाई महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों आदि के संरक्षण, तो यहाँ पे संरक्षण का मतलब आपराधिक संरक्षण की बात हो रही है। आप ये मत भूलिएगा। देखो इसीलिए मैंने कहा था ना कि एक एक सीढ़ी हमें चढ़ना होता है। आपको शायद याद हो तो प्रथम क्लास के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि देखो दो ब्रांचेज हैं, प्रॉपर्टी संबंधी चीज़ें अलग चली जाएगी, अपराध संबंधी चीज़ें अलग चली जाएगी। प्रॉपर्टी वाली कानून को दीवानी कानून यानी कि सिविल कानून कहा जाता है, और अपराध संबंधी कानून को फौजदारी कानून यानी कि क्रिमिनल कानून है जो कहा जाता है। पुलिस का जो रोल है वो सिविल कानून से नहीं है, पुलिस का जो रोल है वो क्रिमिनल कानून से है। तो जब यहाँ पे संरक्षण लिखा हुआ ना, तो यहाँ पे संरक्षण का मतलब अपराधों से संरक्षण, ये याद रखना। ये जो शब्द आपके बीच में लिखा हुआ है संरक्षण वाला पॉइंट, तो इसका मतलब है कि अपराधों से संरक्षण चाहिए। तो ऐसे कौन से कानून हैं जो क्या करते हैं, अपराध से संरक्षण है जो देते हैं, ये पॉइंट आपके सामने यहाँ पर आएगा। देखो भाई, मेरा हिंदी व्याकरण जो है वो इतना मजबूत नहीं होगा। अगर कोई जाने अनजाने मुझसे त्रुटि होती है और आप अपने स्तर पर इसको ठीक कर पा रहे हैं तो ज़रूर कीजिएगा, मुझे इस बात में कोई भी नाराज़गी नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे अरे तनसुख सर कहाँ कर रहे हो, तो भी मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा, आई एम सॉरी, ठीक है। लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि चूंकि हिंदी व्याकरण भी है आपके 40 नंबर का, इसलिए शब्दों की त्रुटियां पकड़ना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो अपराध से संरक्षण, तो यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हमें सिर्फ SC ST का वो पोर्शन देखना है जहां पे अपराध और अपराधों के दंड के बारे में मेंशन किया गया। देखो ये जितने भी पॉइंट है ना, मैं आपको बता रहा हूं कि ये जितने भी कानून है उसको अपन एक एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। बट मैं ईमानदारी से खुद से एक प्रॉमिस कर चुका हूं कि मैं आप लोगों को है ना बस वो फटाफट पढ़ा पढ़ा के कोर्स ख़त्म करने में बिलीव नहीं करूंगा। और मैं आपको यथासंभव ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि ये जैसे अब 499 सपोज करो आपने कुछ पे भी कर रखा है, इसमें 18% GST, 30% मेरा इनकम टैक्स, तो कायदे से पीछे कितना बचा, कायदे से पीछे बचा 250 रुपये। अब उस 250 के अंदर आपके ऐप का चीज़ भी है, वो भी खर्चा निकलेगा, इसके अंदर स्टूडियो और स्टाफ का खर्चा भी निकलेगा, सब कुछ है जो होगा। बट फिर भी मैं इस टॉपिक को क्यों ले रहा हूँ, इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं दिल से आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ाने का सोच रहा था, मौका मिला और काफ़ी टाइम से मतलब जो है UPSI के प्रति लगाव रहता है, तो इसलिए कहा सोचा कि चलो इस मौके को एक तरीके से आपसे मिलने का सौभाग्य में बदला जाए। बस यही एक रीज़न है कि आप लोग बीच में UPSI को लेकर मैं टॉपिक को डील है जो कर रहा हूँ। वरना आप सबके प्यार और स्नेह से जुडिशरी का जो सेगमेंट चलता है, तो वहाँ पे न्यायिक सेवा का एक स्टूडेंट जो 10-15 महीने का जो भी अपना सेगमेंट लेता है, तो वो 85,000 का अमाउंट है, तो मेरे लिए वो ज़्यादा ठीक है। मतलब अगर मैं उसको मॉनेटरी दृष्टिकोण से देखूँ तो वो ज़्यादा ठीक है, बट प्रेम के दृष्टिकोण से देखूँ तो ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट, आपका और हमारा जो संबंध है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए दिल से पढ़ा रहा हूँ और आप लोग भी दिल से पढ़ना, इस विषय में आपका नंबर नहीं कटे, बस ये मन की इच्छा है। तो देखो ना, ये टॉपिक है हमारे, तो हमने क्या किया, हमने तीसरे वाले टॉपिक को थोड़ा स्पेसिफिक कर दिया कि भाई आपको इन इन चीज़ों को क्या करना है, पढ़ना है। तो इस कानून के तहत हम इन चीज़ों के बारे में बड़ा गहराई के साथ में डील करने का प्रयास करेंगे। एक और चीज़ होती है जो खत्म हो चुकी है, जैसे मान लो अब महिलाओं के संबंध में चीज़ आती है सती प्रथा, तो क्या भाई सती प्रथा वाले कानून को भी पढ़ना चाहिए? मेरा मतलब, मेरा मानना है कि नहीं यार, मत पढ़ो। सवाल वाल कुछ इतने आते भी नहीं है और ये हमारे लिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से इतना महत्वपूर्ण है भी नहीं। हाँ ठीक है, जहाँ जरूरत पड़ेगा डिस्कशन करेंगे। एक और आता है जैसे भरण पोषण। भरण पोषण जो है ना वो एक सिविल मामला है, भरण पोषण जो है एक सिविल मामला है। फिर भी हम भरण पोषण जो हमारे दंड प्रक्रिया संहिता में दे रखा है, जो घरेलू हिंसा में दे रखा है, उनको स्टडी करेंगे। लेकिन अगेन वही बात, ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है। और हर रोज़ मैं आपको थोड़ा थोड़ा करते करते इस मूल विधि के बारे में क्या करवाऊंगा, आश्वस्त है जो कराऊंगा। अभी जो है हमारे पाठ्यक्रम का आप समझ लीजिए लक्ष्मण रेखा खींच रहे हैं हम। ये जितने भी टॉपिक हम कर रहे हैं ना, इसको अपन लक्ष्मण रेखा के तू में देख रहे हैं कि भाई इतना पढ़ना है और इतना हमें क्या करना है, छोड़ना है। करेक्ट। तो आज की इस क्लास का मेन मुद्दा इतना सही है।
मैं आपको धीरे धीरे क्लास का टाइमिंग बढ़ाऊंगा। ओके, तो ये तीसरा जो टॉपिक है हमारा, इसमें ये सारी चीज़ें हमारे लिए विषय का पार्ट रहेगा। अच्छा, एक जाते जाते चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ मैं, जैसे कि कई बार कुछ चीज़ें हैं ना, वो आपको समान भी देखने को मिलेगी। कैसे? देखो, अब सपोज करो कि किसी बच्ची के साथ में कोई रेप जैसी घटना होती है, तो अब ये मामला पॉक्सो में भी आता है और आपके आईपीसी बीएनएस में भी आता है। तो हम इन दोनों टॉपिक को साथ साथ पढ़ेंगे, इन दोनों चीज़ों को क्या करेंगे, एक साथ जो है ऑब्जर्व करने का प्रयास है जो करेंगे, ताकि वो चीज़ वहीं पर क्या रह सके, क्लियर है जो हो सके। ठीक। अच्छा, दूसरी बात ये, जैसे मान लो कि भाई ये घरेलू हिंसा का कानून है, सपोज करो, तो अब इस घरेलू हिंसा के अंदर क्या होता है, अलग अलग तरह के आदेश पारित किए जाते हैं। कोई भी महिला जो है इस तरीके से अगर मान लीजिए सुरक्षा लेना चाह रही है, तो अलग अलग आदेश है जो पारित किए जा सकते हैं। अब मजेदार बात पता है क्या है, इन्होंने वर्ड लिख के छोड़ दिया घरेलू हिंसा। देखो, मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ, ये जो आपका घरेलू हिंसा का जो कानून है ना, घरेलू हिंसा का ये जो कानून है 2005 का, इस कानून के अंदर एक धारा आती है, धारा नंबर 2, धारा 2। ठीक है, इस धारा 2 में इन्होंने एक शब्द समझा रखा है, घरेलू नातेदारी। घरेलू नातेदारी, एक किसी कंपटीशन एग्जाम का सवाल में देख रहा था, तो उन्होंने वहाँ पे क्या है इस बारे में समझाया कि भाई जो आज के समय में ये लिव इन रिलेशन में रहने वाली जो महिलाएं हैं, क्या इनको भी इस अधिनियम के तहत जो है बेनिफिट मिलेगा, क्या उनको भी इस कानून के तहत बेनिफिट है जो मिल पाएगा, क्या उनको भी संरक्षण मिल पाएगा। तो पता है क्या है कि इस धारा के तहत जो इन्होंने शब्द समझाया है ना, वो उन्होंने सिर्फ पत्नी तक सीमित नहीं रखा है, सीमित नहीं रखा है। तो फिर ये जो लिव इन रिलेशन में रहने वाली कोई महिलाएं हैं, इनके साथ भी कुछ गलत हो जाता है, तो उनको भी क्या किया जा सकता है, इस चीज़ का बेनिफिट है जो दिया जा सकता है। लेकिन अब क्या है कि ये लिव इन रिलेशन की मान लीजिए महिला है, लिव इन रिलेशन में रहने वाली महिला है, इसका भाई हमारी मूल विधि से क्या कनेक्शन है। क्योंकि मान लो इसके साथ अगर अपराध हुआ, एक आप सपोज करो आप दरोगा हैं, आपके पुलिस थाने में एक लड़की जिसकी उम्र 20-21 साल, वो रोते हुए आती है और कहती है कि भाई एक लड़के ने उसके साथ में इस तरीके से मारपीट की। जब आपने पूछताछ की तो पता चला कि वो लड़का जो है वो उस लड़की के साथ में लिव इन रिलेशन के अंदर रह रहा है, दोनों की शादी वगैरह है जो नहीं हो रखी है। तो मुझे बताओ, क्या आप उसको संरक्षण नहीं दोगे? आप ये कहोगे कि नहीं भाई तुम्हारा तो केस किसी लीगल एंगल से आता ही नहीं है, तुम जो है तुम्हें संरक्षण कौन से कानून में दे? ऐसा तो है नहीं, संरक्षण तो देना पड़ेगा। तो ऐसे केस के अंदर क्या होता है, यहाँ पर ये कानून आता है, और इसमें भी है ना कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे इनडायरेक्टली क्या हो सकती है, कनेक्ट है जो हो सकती है। जैसे मैं अगर आपके सामने कुछ बात करूँ, तो 2013 में एक निर्णय आया था सुप्रीम कोर्ट का। देखो, न्यायिक दृष्टांत आपके सिलेबस का पार्ट है। इस निर्णय का नाम है इंदिरा शर्मा वर्सेस VKV शर्मा। ये मामला आया इंदिरा शर्मा बनाम VKV शर्मा 2013 का। इसमें पता है क्या कहा गया कि अगर कोई महिला जो है लंबे समय तक किसी पुरुष के साथ रह रही है और दोनों के बीच में जो भी आर्थिक संबंध है, जो भी लैंगिक संबंध है, सोसाइटी के साथ सामाजिक संबंध किस तरीके से कर रहे हैं, उनका आगे का इरादा क्या है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर ज़रूरत पड़ती है तो इनको भी क्या किया जा सकता है, भरण पोषण का संरक्षण है जो दिया जा सकता है। तो अब ये मामला यहाँ से कनेक्ट होता है। तो बीच बीच में कुछ ऐसी बातें भी आएगी जो मैं आपके साथ में डिस्कस करता हुआ चला जाऊँगा। मतलब न्यायिक सेवा इतना समंदर है, उसमें से जो जो काम की चीज़ें हैं वो आप फिल्टर करके मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पे लाता हुआ रहूँगा। ओके, बस आप अपना प्रेम और स्नेह यहाँ से कनेक्टेड करके रखिएगा, और भी कई सारी बातें हैं जो हम समय समय के साथ में क्या करते रहेंगे, डिस्कस करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर एग्जाम के सिलेबस के अंदर आपके मूल विधि का सेगमेंट है, जिसमें एक लंबा चौड़ा सिलेबस आपको दे रखा है। भारतीय आपके कानून के अंदर जितने भी यातायात नियम है, साइबर लॉ, महिला बाल अपराध और भी बहुत सारी चीज़ें, तो उन सब चीज़ों को लिंकिंग ऐप पर मैं आप लोगों के बीच में क्या करूँगा, इस वे में जो आपके सिलेबस के हिसाब से ज़रूरी है डील करेंगे हम लिंकिंग ऐप पर। यूपीएसआई का ये सेगमेंट आपके लिए सिर्फ 489 पर अवेलेबल है। आप आज इसको क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और लिंकिंग ऐप पर वीक में 5 डेज़ ये क्लासेज रहेगी। मैं हूँ एडवोकेट तनसुख पालीवाल, लिंकिंग लॉस फाउंडर, और आपके बीच में
यूपीएसआई के इस मूल विधि की जिम्मेदारी हमारी। तो मिलते हैं लिंकिंग ऐप पर, और जितना भी सेगमेंट है वो आपके लिए जानना समझना बहुत ज़रूरी रहेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर एक भी सवाल हमें किनारे के इस तरफ रख सकता है या किनारे के उस तरफ रख सकता है। तो इसलिए अपनी नाव हमें खुद क्या करनी पड़ेगी, खेनी पड़ेगी, और इसी तरीके से अपने समुद्र को पार करना पड़ेगा। एंड मूल विधि एक क्रूशल पार्ट है। बाकी के सब्जेक्ट सारे कैंडिडेट्स तैयार कर लेंगे, लेकिन मूल विधि हर एक को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये कानूनी पहलू है। इसलिए इसमें किसी भी तरीके का रिस्क है जो मत लीजिएगा। आप चाहें तो इस क्यूआर कोड के जरिए या इस वीडियो के अंदर जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उसके जरिए क्या कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा तरीका, आप लिंकिंग लॉ की वेबसाइट पे जाइए। लिंकिंग लॉ की वेबसाइट पे यहाँ पर आपको लिंकिंग कोर्सेज का ऑप्शन दिखाई देगा। लिंकिंग लॉस का वेबसाइट है, लिंकिंग कोर्सेज का ऑप्शन है यहाँ पे, और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको इस लाइव सेगमेंट के अंदर जो है यूपीएसआई का सेगमेंट देखने को मिलेगा सिर्फ 489 के अंदर। ओके, तो इसीलिए मेरा आपसे ये कहना है, कानून को कहीं से भी पढ़ो, लेकिन पढ़ना किसी कानूनी व्यक्ति से ही। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ मिलते हैं आपसे लिंकिंग ऐप में। आज के इस सेशन को यहीं पर मैं विराम दूंगा, फिर आपसे मुलाकात होगी जल्दी ही। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल, respect you all.